हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। दोस्तों आज की क्लास जो ये होने वाली है, दोस्तों आप देख रहे होंगे आपके सामने तो आपको हैमर दिख रहा है, लेकिन ये क्लास जो है स्क्रैपर के ऊपर होने वाली है, खरोचनी के ऊपर। हम खरोचनी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को जो एमसीक्यूज उस पर इंपॉर्टेंट है। और जब स्क्रैपिंग करते हैं तो जो एंगल बनता है हमारा रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, उसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसमें हमने जो है सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन लगभग रखे हैं, 12 से 15 क्वेश्चन जो कि आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस। दोस्तों आप लोग जो नए हमसे जुड़ रहे हैं, आप लोग को बता दें कि हम CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं। ये डेली सुबह 8 बजे की क्लास MCQ की फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग भैया नए हमसे जुड़ रहे हैं वो ज़रूर अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे अपनी CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों अब चलिए हम आज के अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों हमने एक फिगर आप लोगों के लिए ऐड किया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये फिगर हमने ऐड किया है। ये फिगर ऐड करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है क्योंकि हैमर से जो है ऐसे चित्र बना के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे CITS एंट्रेंस एग्जाम हो, ITI का फाइनल एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहाँ पर फिगर दे देगा और पूछ लेगा पार्ट्स का नाम। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा हमारा हैमर है। हमने हैमर के बारे में MCQ करा भी दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार रिवीजन करा देता हूं। तो दोस्तों जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हैमर, तो ये हमारा हैमर है। हम इसके बारे में पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर अपने MCQ को करेंगे। तो ये हमारा हैमर है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हैंडल। देखिए आपको यहाँ पर लगा ये है हैंडल, हैमर का हमारा क्या है, ये हमारा हैमर का हैंडल है। और इसे बोलते हैं दोस्तों पिन। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये गोला सा दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पिन। और यहाँ पर देखिए जो हैंडल यहाँ पर, ये देखिए हमारा जो हैंडल यहाँ पर आकर सेट हो रहा है, यहाँ देखिए ये देख रहे हैं, इसी के अंदर गया, इसी को बोलते हैं आई होल। आई होल ही बोलते हैं जिसमें हैंडल जो है फिट हुआ रहता है। और जो यहाँ पर साइड का भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, चीक। क्या बोलते हैं, चीक। क्या बोलते हैं, चीक बोलते हैं। और इसी भाग को, जो पूरा भाग होता है हमारा चारों तरफ का, उसको बोलते हैं बॉडी या फिर देह। क्या बोलते हैं, बॉडी या फिर देह। अब आगे बताते हैं दोस्तों। तो जो आपका बॉडी या देह है, आपने देखा, उसे बोलते हैं बॉडी या देह। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो नीचे का भाग है, जो हैमर का यहाँ नीचे का भाग होगा, ये नीचे का भाग, इसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं दोस्तों। ये बॉडी मत समझिएगा, ये भाग चीक है आपका। बॉडी बात करें तो पूरा जो गोला गोला होता है वो होता है आपका बॉडी। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन नहीं की गई, देखिए जहाँ पर हैंडल लगा यहाँ पर, इसमें जो देखिए थोड़ा नेक टाइप में बने, तो इसको बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं, नेक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेक। दोस्तों ये रहे आपके इंपॉर्टेंट जो हैमर के पार्ट। और देखिए हैमर का साइज कहाँ, हैमर का जो लंबाई कहाँ लिया जा रहा है, देखिए इसकी पूरी लंबाई किस कहाँ से ली जा रही है, हैंडल की लंबाई से ली जा रही है। हैमर की लंबाई कहाँ से ली जा रही है, पूरी हैंडल की लंबाई से ली जा रही है। एक बार आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके देख लीजिए आप। हैंडल है, पिन है, और इसका जो है आई होल है, बॉडी है, फेस है, हैमर है। जो आपका ये लंबाई है टोटल इसकी, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ये लंबाई है इसकी टोटल। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर आपको फेस तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर चीक होगा। क्या होगा, ये चीक होगा, ठीक है। ये आपका ये जो थोड़ा यहाँ पर ऐसे घूमा, इसको नेक बोलते हैं, ठीक है, इसको नेक बोलते हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों को आप जो है जानते रहेंगे। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हैमर का हैमर को मतलब कि विनिर्दिष्ट कैसे किया जाता है, मतलब हैमर को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। आप कैसे जाएंगे मार्केट में तो हैमर लेंगे, तो हैमर को जो प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, वो उसके पिन के आकार, जो इसका पिन है उसके आकार से, जैसे ये कौन सा हैमर है, ये बाल पिन हैमर है, क्योंकि इसका पिन कैसा है, बॉल के आकार का है, गोलाकार है। यहीं पर ऐसे पिन होता है तो क्रॉस पिन हैमर होता है, ठीक है, पैरेलल होता है। तो दोस्तों ऐसे जो है आपके पिन के आकार और क्या, इसके भार से, क्या इसको कैसे भी निर्दिष्ट करते हैं, पिन के आकार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, पिन के आकार से आप लोग इसको लिख लीजिए, चाहे याद कर लीजिए। और भार से, किससे, भार से, पिन के आकार और भार से हम हैमर को विनिर्दिष्ट करते हैं। तो ये हमारा जो रहा दोस्तों हैमर के बारे में, आप लोग आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे मैं डेली आप लोग की एक फिगर लगाऊंगा और उस फिगर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो फिगर आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, पूछ लेगा कि ये पार्ट्स कौन सा है, ये क्या है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके आज के MCQ की तरफ। तो पहला MCQ का क्वेश्चन है दोस्तों कि स्क्रैपर प्रायः धातु के बनाए जाते हैं। तो आपका जो स्क्रैपर होता है, खरोचनी होता है, वो किस धातु का बनाया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था, कल की जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने बताया था आप लोग को जो है
जो है चीजल के बारे में। उसके पहले हमने जो लिया था दोस्तों, मैंने बताया था आप लोग को हैमर के बारे में। ऐसे बहुत सारी क्लासेस डेली हम ले रहे हैं। तो जो हमने कल चीजल के बारे में बताया था, चीजल हो गया, फाइल हो गया, स्क्रैपर हो गया, ये सब आपके कटिंग टूल हैं। तो ये क्या करते हैं, जॉब की सरफेस से मटेरियल को कट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका सबसे पहले हमने कल एक क्वेश्चन उठाया था, आप लोग अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो उसमें था कि स्क्रैपर, चीजल और फाइल, इन तीनों में सही क्रम कौन सा है यूज करने का। तो सबसे पहले किसका यूज करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम चीजल का यूज करते हैं, उसके बाद फाइल का यूज करते हैं, उसके बाद हम स्क्रैपर का यूज करते हैं। तो जो हमारा स्क्रैपर होता है वो धातु की सतह से जो है मटेरियल को खुरुच करके जो है हटाता है। तो ये होता है हमारा स्क्रैपर। अब बात करें स्क्रैपर के धातु की, तो धातु किसका बना होता है, टूल स्टील है, एलॉय स्टील, कास्ट आयरन, निकेल स्टील, टंगस्टन स्टील। तो जो आपका स्क्रैपर होता है दोस्तों वो टूल स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, टूल स्टील का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, टूल स्टील का जो है, टूल स्टील या एलॉय स्टील का जो है आपका स्क्रैपर बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग डैश डैश किया जाता है। तो त्रिभुजा खुरचनी का मतलब वही स्क्रैपर का मतलब ही खुरचनी होता है दोस्तों। तो त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। तो जो आप बताइए त्रिभुजाकार खुरचनी का उपयोग क्यों किया जाता है, बुश बियरिंग के किनारों को स्क्रैच करना, वर्गाकार स्लॉट करना, किनारे खुरचने के लिए, रीमिंग की भांति काटना। तो दोस्तों आपका जो है त्रिभुजाकार खुरचनी का उपयोग हम लोग करते हैं बुश बियरिंग के किनारों को स्क्रैच करने के लिए। किसको, बुश बियरिंग के किनारे को स्क्रैच करने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हुक स्क्रैपर का कटिंग एज कितना किस कोण पर मुड़ा होता है। तो हुक स्क्रैपर कैसा होता है दोस्तों, आपका ऐसे कुछ होता है हुक स्क्रैपर, ऐसे इसका एज जो है मुड़ा होता है दोस्तों, ऐसे कुछ करके आपका ऐसे एज मुड़ा होता है, ऐसे आपका करके कुछ हुक स्क्रैपर होता है, ऐसे इसका हैंडल होता है। तो ऐसे करके आपका कुछ हुक स्क्रैपर होता है। तो इसका जो एज होता है वो कितने डिग्री पर मुड़ा होता है, देखिए 90 डिग्री पर। कितने, 90 डिग्री पर। तो हुक स्क्रैपर का कटिंग जो एज होता है वो 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। तो आपका राइट आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया फिगर्स की वजह से, क्योंकि ये जो आपका स्क्रैपर दिख रहा है, आप इसको चीजल भी कह सकते हैं, स्क्रैपर भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग के लिए जो है इसका अलग अलग जो है यूज हो सकता है। लेकिन आपका जो हमारा यहाँ पर बताने का मोटिव है एंगल क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये वर्क पीस है, ये आपका टूल है, चाहे स्क्रैपर समझ लीजिए, चाहे चीजल समझ लीजिए, चाहे आप इसको जो है और भी समझ लीजिए, कोई कटिंग टूल समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला आप बात करते हैं ये जो आपका एंगल है, सबसे पहले बात करते हैं रेक एंगल की। तो रेक एंगल क्या होता है दोस्तों, तो ये जो आपका जो यहाँ पर वर्कपीस से लंबवत रेखा है और जो स्टूल की कटिंग जो लाइन कटिंग है, यहाँ पर कटिंग एज है, उसके बीच का जो कोण है, कटिंग एज जो यहाँ पर हो रही है उससे जो कोण बन रहा है, और जो यहाँ पर 90 डिग्री है आपके वर्कपीस का कोण, उसके बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, रैक एंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर आप बात करें पॉइंट एंगल की, तो जो आपका पॉइंट एंगल होता है, जो रैक एंगल और जो आपका क्या कहते हैं क्लियरेंस एंगल होता है, उसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। और जो आपका टूल होता है, जैसे ये कोण देख रहे हैं आप, ये कोण, इस कोण को क्या कहेंगे, इस कोण को कहेंगे वेज एंगल। क्या बोलेंगे, वेज एंगल बोलेंगे। और क्लियरेंस एंगल क्या होता है, जो आपका क्लियरेंस एंगल आपके वर्कपीस के ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये आपका हो गया क्लियरेंस एंगल। तो दोस्तों ये आपके एंगल हैं। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया क्लियरेंस एंगल कितना है। तो आपको क्लियरेंस एंगल बताना है, मतलब कि आपको ये बताना है दोस्तों कि ये एंगल आपका कितना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको ढंग से देखिए, तो जो ये आपका यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये एंगल अगर आप बात करें, ये आपका कितना एंगल दिया गया, ये आपका दिया गया 60 डिग्री, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री दिया गया है। और ये जो आपका यहाँ पर वेज, यहाँ पर जो ये एंगल दिया गया है, टोटल पॉइंट एंगल आपका दिया गया 60 डिग्री, और जो आपका ये बेज एंगल दिया गया वो आपका 30 डिग्री दिया गया है। और जो वेज एंगल से जो टोटल यहाँ पर एंगल दिया गया है इस वर्कपीस से जहाँ कटिंग कर रहा है वो 40 डिग्री दिया गया है। तो आपका पूछ रहा है दोस्तों इसमें जो एंगल पूछ रहा है क्लियरेंस एंगल, तो आप ढंग से देखिए, आपका ये 60 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 30 हो गया। अगर आपका ये 30 हो गया और ये तुम्हारा 40 है, तो 30 और 40 में से आप 30 को घटा देंगे, 40 में से 30 घटा देंगे कितना आएगा, 10 डिग्री। तो यही तो एंगल आपका बच रहा है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 30 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 40 है। तो जब ये 30 40 में चला जाएगा तो यही एंगल तो बचेगा। तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, आपका एंगल हो जाएगा 40 में से जब 40 में से 30 घटाएंगे तो आपका एंगल हो जाएगा 10 डिग्री। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में फिगर बना के पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को आप लोगों के लिए जो है अपने पीडीएफ में रखा है। मानते हैं क्वेश्चन जो है आ नहीं पा रहा पीडीएफ में, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन दोस्तों आप इसको आगे पीछे करके अगर समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में करने में जो है आसानी हो जाएगी। दोस्तों मैं भी अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ,
जो टाइपिंग करके क्वेश्चन बनाना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आप लोग को टाइप करके देते हैं, क्योंकि उनके पास असिस्टेंट है, उनके टाइपिंग करने वाले हैं। तो ऐसा मेरे पास अभी कोई है नहीं दोस्तों सिचुएशन, क्योंकि आप लोग को पता है जो है अपना चैनल जो है आप लोग का जो इस पर पढ़ रहे हैं, ये चैनल बिल्कुल नया है। तो आप लोग के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन वही है, लेवल वही है, आपके एग्जाम में यही आने हैं। तो आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए आप लोग इसको अब कर लेंगे, आई होप आशा करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैक कोण निम्न के बीच का कोण होता है। तो आप बताइए रैक कोण किसके बीच का कोण होता है? कर्तन कोण की फलक तथा निचली सतह, कर्तन कोण की शीर्ष फलक तथा कार्यकारी सतह के लंबवत रेखा, कर्तन कार्यकारी सतह की चिपिंग करते समय छेनी की अक्ष के बीच का कोण, और चौथा है आप लोग का दोस्तों कि कार्यकारी सतह तथा कर्तन कोर की निचल फलक या फिर निचली फलक। तो आपका इसका राइट आंसर अगर बात करें दोस्तों, तो आपको मैंने बताया कर्तन कोण की शीर्ष फलक तथा कार्यकारी सतह के लंबवत रेखा का जो कोण होता है वही आपका रैक कोण कहलाता है। अगर आपको देखना है दोस्तों तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऊपर देखिए जो अभी जस्ट क्वेश्चन हमने कराया, ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए 90 डिग्री है कार्यकारी सतह पर, और ये आपका कर्तन ये कोण है, इसके बीच का कोण देखिए, ये देखिए ये कटिंग कर रहा है, ये वाला एंगल, इसके कोर का जो एंगल बन रहा है इसके और इसके जो 90 डिग्री के बीच का एंगल बन रहा है वही आपका रैक एंगल कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैक कोण बनाने का उद्देश्य है। तो आपका रैक कोण क्यों बनाया जाता है? कार्यखंड से घिसता हुआ औजार फलक की स्थिति से बचाव करने के लिए, छीलन को दूर करने के लिए, मार्गदर्शन करना, अच्छी सतह पर फिनिश प्राप्त करने के लिए, या फिर औजार का जीवन काल बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जो आपका रैक कोण का निर्माण करते हैं हम लोग, मुख्यतः उसका उद्देश्य होता है छीलन, जो आपका चिप्स निकलते हैं उसको दूर करने के लिए मार्गदर्शन देना, मतलब कि रास्ता देना, ताकि आपका चिप्स जो है वो दूर निकल जाए या फिर आपके जो है कटिंग में जो है बीच में फंसे ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अवकाश कोण का उद्देश्य, अवकाश कोण मतलब क्लियरेंस एंगल, अवकाश कोण को क्या कहेंगे? क्लियरेंस एंगल। क्या? क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है? छीलन हटाने के लिए मार्गदर्शन करना, अति तपतन से बचाना, कार्यखंड से घिसता हुआ औजार से बचाव करना, लंबी छीलन को तोड़ना। तो दोस्तों जो आपका अवकाश कोण होता है उसका उपयोग होता है कार्यखंड से घिसता हुआ औजार से बचाव करना। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दोस्तों कि जब औजार को सेंटर से ऊपर सेट किया जाता है तो आपका क्या होता है? जब आपको औजार जो है आपका सेंटर से ऊपर सेट किया जाता है तो क्या होगा? सम्मुख कोण और सम्मुख अवकाश कोण बढ़ जाता है, मतलब सम्मुख का मतलब साइड क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है, या फिर सम्मुख अवकाश कोण घट जाता है। सम्मुख अवकाश कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता, सम्मुख अवकाश कोण ऊपरी रेख कोण के बराबर होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जब आपका सेंटर के ऊपर सेट किया जाएगा तो हमेशा जो आपका साइड क्लियरेंस एंगल है वो घट जाएगा। क्या? आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, जस्ट अपोजिट। अगर बढ़ रहा है, अगर आपका सेंटर से जो है बढ़ रहा है तो आपका अवकाश कोण घटेगा, और सेम अगर घटेगा तो बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि औजार सेंटर से ऊपर सेट किया जा रहा है, दूर जा रहा है, सम्मुख कोण क्या होगा? दूर जा रहा है तो घटेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जब औजार को केंद्र से नीचे सेट किया जाता है तो हमने जस्ट अपोजिट बताया, जब औजार को केंद्र से ऊपर सेट किया जा रहा था सम्मुख कोण बढ़ जाता है, सम्मुख कोण अवकाश कोण से घट जाता है, या फिर सम्मुख अवकाश कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता, सम्मुख अवकाश कोण अवकाश पार्श्व कोण के बराबर होता है। तो हमने अभी जस्ट बताया आपका जब औजार केंद्र से ऊपर सेट किया जाता है तो सम्मुख कोण घटता था। अब यहाँ पर औजार को नीचे सेट किया जा रहा है तो यहाँ पर सम्मुख कोण क्या होगा? सम्मुख कोण बढ़ जाएगा। क्या होगा? सम्मुख कोण बढ़ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों हमने अब बस आप लोगों के लिए डाल दिया कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसे है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करा रखे हैं। जो लोग क्लास ले रहे हैं लगातार उनको जरूर पता होगा। तो निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन सा है? आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्मॉल होल गेज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है वो आपकी किसी भी मेजरमेंट को जो है आपको डायरेक्ट नहीं देता है। आप उससे पहले मेजर करेंगे, फिर उस मेजर को किसी स्केल पर ट्रांसफर करेंगे, तब आपको जो है उसकी मेजरमेंट पता चलती है।
तो इसमें से बात करें दोस्तों, ये तीनों जो है आपके अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आज की वीडियो का। तो आज की लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, कार्य के छिद्र में बोरिंग औजार घिसे नहीं इसलिए आवश्यक है कि। तो कार्य छिद्र में बोरिंग औजार घिसे नहीं इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, इसके ऊपरी रेख कोण को अपघर्षित कर दिया जाए, उसके पार्श्व अवकाश कोण को अपघर्षित कर दिया जाए, उसके पार्श्व कोण रेख कोण को अपघर्षित कर दिया जाए, या फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि इसके द्वितीयक सम्मुख अवकाश कोण को अपघर्षित कर दिया जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि जो है आपका जो ड्रिलिंग में करते समय घर्षण कम हो उसके लिए जो है जो आपका उसका कोण होता है उसके द्वितीयक सम्मुख अवकाश कोण को अपघर्षित कर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों ये रहे कुछ हमारे आज 10 से 12 15 जो है आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों ऐसे ही एमसीक्यू जो है दोस्तों हम डेली आप लोगों के लिए 8 बजे लेकर आ रहे हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज हम चलाए हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों जो लोग जुड़े हैं हमसे उनके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ भैया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उनको CITS की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, चाहे नॉन टेक हो चाहे टेक हो, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी CITS एंट्रेंस एग्जाम की, और 100% आपको NSTI कॉलेज मिलेगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं, अपनी पढ़ाई को हमारे द्वारा बताए गए मार्गदर्शन से करते हैं। जैसे हमने किया था सेम आपको बताएंगे, आपको भी NSTI मिलेगा, 100% मिलेगा। दोस्तों अब आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल की सुबह 8 बजे वाली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।